हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 8 मार्च का शिफ्ट 3 का पेपर करने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल 2017 में टोटल 68 पेपर्स हुए थे। बहुत सारे बच्चों को अब ऐसा लगने लगा होगा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वो कर ले जा रहे हैं, तो और नए पेपर्स को करने की नीड क्या है, किसी और साल का या किसी और एग्ज़ाम का पेपर करते हैं। बट आपको हर एक एग्ज़ाम पेपर में जब भी आप देखोगे एटलीस्ट एक या दो ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करें, हर एक पेपर को सॉल्व ज़रूर से ज़रूर करें, किसी भी पेपर को मिस करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। पहले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। 0.1 का क्यूब है और 0.3 का क्यूब है और नीचे में क्या है 0.3 का स्क्वायर, 0.3 इंटू 1, 0.1 का स्क्वायर। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर में बन रहा है, नीचे में क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मेट आपका क्रिएट हो रहा है। तो इस फॉर्मेट में डायरेक्टली आपको पता है कि इसका जो ओपन करते हैं हम लोग फॉर्मूला, तो ये किस तरह से ओपन होता है, इसी तरह से ही आपका फॉर्मूला ओपन होता है, जिसमें कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, ए प्लस बी आंसर होना चाहिए। तो 0.1 और 0.3 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.4। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, 0.04 नहीं होगा, 0.4 होना चाहिए। ठीक है, कई बार इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर आप इसको प्रॉपर चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। देखो आंसर सेम ही आएगा। 0.1 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, 0.3 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 माइनस 0.03 प्लस 0.01, तो इनको जोड़ोगे तो ऊपर में 0.028, नीचे में कितना आ जाएगा 9 में से 3 या 6 और 1 7, तो 0.07 है ना। तो इसके 2 दशमलव हटाओगे तो इसके 2 दशमलव यहाँ पे आ जाएंगे, 2 डिजिट पे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये आप काटोगे तो 0.4 ही आना चाहिए ना। तो ये आंसर इसका रॉन्ग है, इसको दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 8 का क्यूब रूट 2, 64 का क्यूब रूट 4, 4 और 2 6, 6 का गुणा 6 में करोगे आंसर आएगा 36। आपको बताना है आर का वो मान ज्ञात करिए जिसके लिए इसका कोई हल नहीं है। अगर हल नहीं है तो एक्स की वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट हो वो सेम हो और कांस्टेंट जो हो वो सेम ना हो। अगर कांस्टेंट भी सेम हो जाते तब क्या होता, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर कांस्टेंट भी सेम है और एक्स का कोफिशिएंट भी सेम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट आपका कैसा है, अलग है, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट कॉमन कर दो, सेम कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 2 का क्यूब 8 प्लस 5 का स्क्वायर 25 है ना, और यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8, तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मेट है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका आ जाएगा 24 और 40 में इसको ब्रेक करोगे, 24 इसमें से घटाओगे एक बचेगा, 40 घटाओगे तो 560, एक जोड़ दोगे तो 561 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है इफ़ ए ट्राइंगल हैज़ इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ नहीं होगा ये क्योंकि ये तो पॉइंट्स होते हैं, तो इक्वल एट द सेम पॉइंट बोलना चाह रहा होगा। ठीक है, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द ट्राइंगल। तो अब दोनों सेम अगर पॉइंट पे होंगे तो फिर कौन सा ट्रू होगा भाई, इक्विलेटरल के केस में सारे पॉइंट्स एक ही जगह पर होते हैं, तो यहाँ पे लेंथ नहीं होगा है ना, क्योंकि सेंट्रॉइड भी पॉइंट है और ऑर्थो सेंटर भी पॉइंट है, पॉइंट तो हमेशा ही सेम लेंथ के होते हैं। छोटा छोटा सा कभी कभी मिस्टेक भी मिलता है पेपर में। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा AB, तो सारी भुजाएं कितनी हो गई 12 12 12 हो गई। AO की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि O केंद्रक है। अच्छा, तो ये केंद्रक है तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हो कितनी होती है, h जो होता है वो होता है a√3/2, तो ये आ जाएगी 6√3। तो इसका अब आपको पता है कि ये 2:1 में डिवाइड होता है, तो A से अगर किसी पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं तो A से अगर देखेंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपने क्या निकाला, इसकी हाइट है, हाइट का 2/3 कर दोगे तो 3 से काट दोगे 2, 2 दूनी 4, तो 4√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है A 400 है B 600 है, A जो है वो B से 6 के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहोगे 2 कम है 6 में, 1 3 में, 1/3 यानी 33.33। इन दोनों जीरो की कोई आवश्यकता नहीं थी, जितना कॉमन आप चाहो उतना कॉमन लेकर के कट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बोले दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 75 है। मेरे अकॉर्डिंग कितना है 5 है, 5 की वैल्यू 75 गुणा कितने से करेंगे 15 से, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है 15 से गुणा कर दोगे 15 × 45, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहित और अंशु ने 8:15 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसा लगाया
9 महीने के बाद मोहित ने, देखो मोहित जो है उसने 8 में लगाया, अंशु ने 15 में लगाया। इसने 9 महीने के बाद क्या किया है, उस धनराशि वापस ले ली, तो 9 महीने तक रहा, तो इसका जो अमाउंट होना चाहिए वो 72 के रेशियो में होना चाहिए। अंशु के बारे में नहीं पता है, बोल रहा है उन्हें 4 और 5 के अनुपात में लाभ हुआ, तो 4 और 5। अब देखो 4 में कितने से गुणा करूँ कि 72 आ जाए, तो आपने कहा इसमें 18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, है ना। तो यहाँ पे भी 18 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। यानी अगर इसको 72 लाभ होता है तो इसको 90 लाभ होगा। इसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 15 इन्वेस्ट किया है, तो 90 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 6 से। तो इट मीन्स कितने समय के लिए व्यवसाय में रहा, 6 महीने के लिए रहा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है एक्स और वाई का औसत क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन है, तो आप कॉमन ले लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 से डिवाइड कर दोगे, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 160 और 8 तियां 24, तो परफेक्टली 8 आ जाएगा। तो अगर किसी का सम पता है तो हम लोग उसका औसत निकाल सकते हैं, बाई 2 कर देंगे तो ये उनका औसत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है ये 2017 के पूरे पेपर जो भी हुए हैं CHSL में, या आप ये कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है आपका इंटरेस्ट पे बेस्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का ही यूज़ हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, वीडियो पॉज करके, देन मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। 2 अलग अलग योजनाओं में एक समान राशि का निवेश किया जाता है। यदि एक योजना सरल ब्याज देती है और दूसरा, सरल की जगह यहाँ पे साधारण होगा, है ना, साधारण ब्याज बोलते हैं हम लोग, तो दूसरी योजना क्या करती है, चक्रवृद्धि ब्याज देती है। दोनों योजनाओं से 2 साल बाद प्राप्त ब्याज की राशि 2961 है। अब ये जो टोटल आपको जो ब्याज की राशि है ना, सम ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 ईयर्स, ये आपको दी गई कितनी, 2961। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है दोनों योजनाओं में जो ब्याज की दर है वो 23% है, ये भी फिक्स कर दिया गया है। तो साधारण ब्याज योजना के पहले वर्ष का ब्याज, आपको ये एक नंबर बताना है। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से आप इसको समझना। देखो सिंपल इंटरेस्ट जितना भी रहेगा, अगर मैं एक नंबर मान लेता हूँ कुछ आई, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये आई ही अमाउंट मिलेगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको आई ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जितना होता है फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही होता है। क्योंकि आपके बोला गया समान राशि का निवेश किया जाता है, तो आपने कहा क्योंकि सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले साल में 2 अलग अलग जगहों पर, तो आपने कहा इंटरेस्ट तो दोनों ही जगहों पे पहले साल तो सेम होगा। सिंपल इंटरेस्ट में अगले साल भी इतना ही इन्वेस्ट आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्या होता है, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा, इसका 23% के बराबर होगा। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं, अगर आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई, तो अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे, देखो आपको बेसिकली क्या करना है, इस 2961 को 4 पार्ट्स इक्वल में प्लस एक पार्ट, उस एक पार्ट के क्या होना चाहिए, 23% के बराबर में, इस तरह से ब्रेक करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ समझने का पार्ट था, अदर देन इसको सॉल्व करने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे, देखो ऑप्शंस में जाओगे, 500 है अगर, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 2000, 2000 और 500 का क्या 23% 961 होगा, नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 1100 में अगर 4 पार्ट्स देखोगे तो 4400 हो गया, जो कि आंसर नहीं हो सकता। 700 पे जाओगे, 700 का 4 पर पार्ट्स देखोगे तो ये कितना हो गया, 2800 हो गया, बचा कितना है, 161। अब 700 का 23% देखो कितना होना चाहिए, तो 2 जीरो कट जाएगा, 7 का गुणा 23 से करोगे, 7 3 21 के 1 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आपका करेक्ट आंसर है। 4 पार्ट्स इक्वल, यानी कि 2 साल में 1400 रुपये आपको किससे मिले, सिंपल इंटरेस्ट से, और बचा हुआ जो अमाउंट होगा 1400 प्लस इसका 700 का 23%, दैट इज़ 161, ये किससे मिला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अदरवाइज़ आप इसमें अगर फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करोगे, जरूर आप कर ले जाओगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी का बिक्री मूल्य कितना है, 966 है, लाभ प्रतिशत कितना है, 15% है। यदि बिक्री मूल्य कितना हो जाए, 798 हो जाए, तो नुकसान का प्रतिशत आपको बताना है। अच्छा देखो 15% मतलब कितना होता है, 3/20, यानी कि 20 की चीज़ को कितने में, 23 पे सेल कर रहे हैं। 23 की वैल्यू कितनी है, 966 है। देखो कटेगा क्या, 4 बार जाएगा पूरा पूरा,
तो कितना आ जाएगा, 4 80 और 4 3 12, तो 92, तो 4 बचेगा, तो 23 दूनी 46, तो ये 42 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो 42 से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, 840 इसका कॉस्ट प्राइस है। आप कितने में सेल कर रहे हो, 798 में, तो कितना कम कर दिया आपने, 42 कम कर दिया, दैट इज़ 5% इसका, ये तो 5% है। ठीक है, क्लियर है भाई, किसी को समस्या परेशानी तो नहीं है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार 30% छूट की पेशकश के बाद एक लेख पर 33% लाभ अर्जित करना चाहता है। लागत मूल्य से ऊपर उसे अपने लेख की कीमत कितनी प्रतिशत अंकित करनी होगी। देखो भाई, ये तो आपका बेसिक ही टाइप हो गया कि वो डिस्काउंट कितना देना चाहता है, 10 रुपये की चीज़ को 7 में, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहता है, 33% है, यानी कि 100 की चीज़ को 133 में, इस तरह से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो आप क्या बोलोगे कि मार्कअप कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 7 में कितने से गुणा करें, 1 और 9 सत्ते 63, है ना। तो ये आपका 10 से 19 जाएगा, तो 10 से 19 यानी कि कितना, आपको कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 10 पे 9 यानी कि 90%, मार्क प्राइस को 90% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 289 है, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 17, 256 में 17 जोड़ने पर तो नहीं बनेगी। आई थिंक यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इसमें नहीं होगा, है ना, ये अलग अलग होगा। तो 256 कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ये 16 का। 529 में भी नहीं होगा, ये भी अलग रहेगा, तो ये किसका हो जाएगा, 23 का, है ना। तो ये सब जोड़ोगे तो 473 में जोड़ना है, 473 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 490, और ये 16 और 23 उसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23 और 6 29 हो जाएगा, 10, तो यही 529 बन जाएगा। 529 है तो स्क्वायर रूट इसका कितना आ जाएगा, 23 के बराबर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है x 15 घंटे और y 20 घंटे में टैंक भर सकते हैं। यदि नल दोपहर 2 बजे खोले जाते हैं तो ठीक 2 बजे टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए किस ppm में नल बंद होना चाहिए। कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है, ppm नहीं है, प्राइम pm है। देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। इफ़ द 2 टैप्स आर ओपनड एट 2 PM, then at what time in PM should the tap X be closed so that the tank be filled exactly at 2 AM। अच्छा देखो भाई, 2 PM से 2 AM का मतलब आप समझ गए, 12 घंटे की बात हो रही है। 12 घंटे में आपको क्या करना है, टैंक को पूरी तरह से भर देना है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ले लेते हैं। आपने कहा ये 4 प्रति घंटे भरता है और ये 3 भरता है। इनमें से आपको बंद किसको करना है, आपको बंद करना है शुड टैप एक्स बी क्लोज्ड, एक्स को बंद करना है। तो आपने कहा वाई तो पूरे टाइम चलेगा, यानी कि 12 घंटे में कितना काम कर देगा, तो आपने कहा 12 3 36 काम तो कर देगा। तो बचा कितना काम है, आपने कहा 24 काम बचा हुआ है। 24 काम को कराना किससे, 4 वाले से, तो आपने कहा 4 से करा देंगे तो 6 घंटे मात्र ये काम कर दे तो बात बन जाएगी। तो 2 बजे दोपहर में चलेगा तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 और 6 8 बज जाएगा, तो 8 PM पे इसको बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला है राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 6 मिनट क्या होता है, डिले होता है, और अगर 4 से चलता है तो 4 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। तो आपने कहा स्पीड 3 से 4 हुई है तो लगने वाला समय 4 से 3 होगा। अंतर कितने का आएगा, 1 का। क्वेश्चन में कितने का आ रहा है, 10 मिनट, तो 1 की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट मिनट्स आ गए। दूरी बतानी है, 40 में 3 से गुणा कर दो 120, या इसमें भी गुणा कर दो 120। अब ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, हाफ हो जाएगा, यानी कि 60 से इस तरह से डिवाइड कर दोगे तो ये 2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्राफ के 7 डिविजन्स हैं, आपको बताना है, आरेख का अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको बताना है किस मंडल ने दूसरा सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया। हाईएस्ट कितना है, 75, दूसरा कौन सा है, 70, तो ये हो जाएगा सी। विभाग ई द्वारा डिवीज़न बी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अनुपात है, ई और बी। तो ई का है 75 और बी का कितना है, 55। तो 75 और 55 या फिर 5 से काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 11 के बराबर। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ई के वैल्यू ज़्यादा है। आपको बताना है सी जो है वो ई के मुकाबले कितना कम था। जो सी है, ये सी जो है वो ई के मुकाबले कितना कम है, तो आपने कहा 5 कम है। परसेंटेज में देखेंगे तो 5/75, 1/15, 1/15 कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, 6.66, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यदि डी के सभी छात्रों को बोनस 5 अंक मिले तो प्रत्येक नए औसत अंक में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखो डी का कहाँ पर है हम लोग, डी है 25 पे,
5 सभी को मिलेगा तो औसत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 5/25 यानी 1/5 यानी कि 20% की वृद्धि उसको हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बताया गया है द पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे रोम्बस का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो परिधि लिख दिया है रोम्बस को, समचतुर्भुज होगा, है ना। तो ये आपका बोल क्या रहा है, परिधि और लंबाई। अच्छा, परिधि अगर 34 है, क्योंकि रोम्बस के भी सारी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो 34 का आधा करोगे 17, 17 का आधा करोगे 8.5, तो इसकी जो भुजा आ गई वो 8.5 होगी। और विकर्णों में से किसी एक विकर्ण की लंबाई आपको बोल रहा है, सारी भुजाएं तो 8.5 हो गई। इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर मीट करते हैं। तो आपने कहा कोई एक साइड अगर मैं देखूं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो आपने कहा अगर 8 है तो आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 4 है और ये 8.5 है, तो यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनेगा। ऐसे नहीं दिख रहा होगा, क्या करो, डबल कर दो। 4 का दुगना 8, 8.5 का 17, और 17 क्या होता है आपका पाइथागोरस में ये आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बन गया। तो आपने कहा 8, 15, 17 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ये 4 है तो ये 7.5 होगा और ये 8.5 होगा। तो आपसे अगर दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है तो वो कितनी हो जाएगी, 15 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त की परिधि बतानी है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, त्रिज्या 14 है तो ये 28 हो जाएगी। और आपको पता है अगर ये 7 होती है तो परिधि कितनी होती है, 22 के बराबर, है ना। 44 कंप्लीट की, हाफ की 22, तो यहाँ पर डबल किया गया है तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, तो ये 44 आ जाएगी। टोटल सम आपसे पूछा जाएगा तो 72 के बराबर ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक घन का आयतन इतना है तो परिमाप नहीं, यहाँ पे भुजा की माप बतानी है ना। तो भुजा की माप कितनी हो जाएगी, देखो घन का आयतन मतलब आपको क्यूब करना है। तो देखो 4 का क्यूब तो 64 होता है, तो 4 से तो बड़ा ही रहेगा। 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5 से भी बड़ा होगा। 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि 6 से छोटा होगा। 5 से बड़ा, 6 से छोटा, यानी 5 से 6 के बीच में नंबर एक ही है, 5.5। cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। बाई 3 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3√2, ऊपर में आ जाएगा 3 + √2 के बराबर। तो ये सी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है DEF राइट एंगल एट E। जो ये ट्राइंगल है ये E पर समकोण है, तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पर आ गए E। cos D की वैल्यू, cos D क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया, तो ये 15 आ गया। आपको बताना है sec F का मान। अब देखो cos F का मान पहले निकाल लेते हैं। cos F का मान कितना होगा, आपने कहा आधार बटे कर्ण, तो 15/17, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा sec F, तो ये कितना हो जाएगा, 17/15 के बराबर। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रही है।